समाज में विधवा महिला का स्थान और स्थिति। गांव के एक छोटे से कोने में, जहां मिट्टी की महक और परंपराओं की गूंज हर घर में सुनाई देती थी, वहीं सुधा अपनी सास और 2 बच्चों के साथ रहती थी। सुधा का जीवन उस दिन पूरी तरह बदल गया था, जब एक सड़क दुर्घटना में उसके पति रमेश का निधन हो गया। वो दिन उसके लिए न केवल एक जीवनसाथी को खोने का था, बल्कि समाज में अपनी पहचान और सम्मान की लड़ाई का भी आरंभ था। सुधा का जीवन रमेश के जाने के बाद एक कठोर परीक्षा बन गया। पहले जहां पूरा गांव रमेश और उसके परिवार की इज्जत करता था, वहीं अब लोग सुधा को दया भरी नजरों से देखने लगे। गांव की औरतें उसे शुभ कार्यों में बुलाने से कतराने लगीं। यहाँ तक कि मंदिर में भी अगर वह पूजा करने जाती, तो लोग फुसफुसाते, विधवा का साया शुभ नहीं होता। सुधा के घर की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। उसकी सास, जो कभी उसे बेटी की तरह मानती थी, अब हर छोटी बात पर उसे ताने देने लगी। तेरे कारण ही मेरे बेटे की जिंदगी खत्म हो गई, ये शब्द सुधा के कानों में बार बार गूंजते। आर्थिक तंगी और संघर्ष। रमेश के जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। सुधा के पास न तो शिक्षा थी और न ही कोई नौकरी का अनुभव। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। लोग कहते, विधवा है, इसे घर पर ही रहना चाहिए। काम करने निकली तो समाज क्या कहेगा। सुधा ने अपने गहने बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाना शुरू किया। लेकिन जब गहने भी खत्म हो गए, तो उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। वहां भी कई लोग उससे बदतमीजी करने से नहीं चूकते। गांव के त्योहारों में सुधा को बुलाना बंद कर दिया गया। एक बार होली के समय, जब उसके बेटे ने गलती से रंग उठा लिया और गांव के बच्चों के साथ खेलने चला गया, तो एक औरत ने उसे डांटा, तेरी माँ विधवा है, तुझे तो रंग खेलने का हक ही नहीं। ये सुनकर वह बच्चा रोते हुए अपनी माँ के पास आ गया। उस दिन सुधा ने पहली बार महसूस किया कि विधवा होना केवल उसका ही संघर्ष नहीं था, बल्कि उसके बच्चों का भी जीवन इससे प्रभावित हो रहा था। एक दिन गांव के एक प्रगतिशील व्यक्ति, राजेश, जो शहर से लौटे थे, ने सुधा को पुनर्विवाह का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, सुधा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे बच्चों को भी एक पिता की जरूरत है। तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जब ये बात गांव में फैली, तो लोग राजेश को भी बुरा भला कहने लगे। विधवा का घर बसाना पाप है, ये सुनकर सुधा ने पुनर्विवाह का विचार त्याग दिया। समाज के बंधनों से जूझते हुए भी सुधा ने हार नहीं मानी। उसने गांव में सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और लोग उसके कपड़ों की तारीफ करने लगे। कुछ वर्षों में उसने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजा और खुद भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गई। गांव में बदलाव की शुरुआत। सुधा की सफलता ने गांव की महिलाओं के सोचने का तरीका बदलना शुरू कर दिया। जो महिलाएं पहले उसे ताने देती थीं, वे अब उसके पास अपने बच्चों की पढ़ाई और काम के लिए सलाह लेने आने लगीं। एक दिन, जब गांव के एक बड़े आयोजन में सुधा को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया, तो उसने कहा, विधवा होना कोई अपराध नहीं है। समाज हमें कमजोर समझता है, लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास करें, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि कोई और महिला मेरे जैसी तकलीफें न झेले। सुधा की कहानी समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है। ये कहानी बताती है कि कैसे परंपराएं और समाज का दृष्टिकोण एक महिला को उसकी पहचान से वंचित कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि यदि महिला अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर आगे बढ़े, तो वह न केवल अपने जीवन को बदल सकती है, बल्कि समाज की सोच में भी बदलाव ला सकती है।